आदाब। अगले कुछ दिन मैं बिता रही हूँ यहाँ हिमालय की गोद में, यानी कि नेपाल में। काठमांडू एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अब हम पहुँचने वाले हैं स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, पोखरा में। वहाँ से जाएंगे हम मुक्तिनाथ मंदिर, जिस पर पूरी की पूरी आस्था है, हिंदुओं की भी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी। तो पोखरा, मुक्तिनाथ और मुस्तांग से स्पेशल रिपोर्ट्स देखिए आप मेरे साथ। दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं देखने के लिए, जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती। मेरे पीछे ये जो खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है। वहाँ पिछले साल थी मैं बर्गनस्टॉक में। ना ही ये मणिपुर का लोकटाक लेक है, वो भी इतना ही खूबसूरत है। हम मौजूद हैं नेपाल के पोखरा में, और ये पोखरा का विश्व प्रसिद्ध फेवा लेक है। पोखरा, जिसे हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट के तौर पर भी जानते हैं। और यहाँ से ठीक नज़दीक ये जो नज़ारा है, ये जो खूबसूरत सफ़ेद इमारत आप देख रहे हैं, ये है पीस पगोडा शांति स्तूपा। अनादू हिल्स पर 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना ये स्तूपा, इसकी नींव रखी गई थी 12 सितंबर 1973 को। और इसकी नींव रखी थी जापानीज बुद्धिस्ट मंक फूजी ने, निचिदात्सु फूजी, जिन्होंने 1947 से दुनिया भर में कई सारे शांति स्तूपास बनाने का निर्माण शुरू करवाया था। दुनिया भर में 80 शांति स्तूपा हैं, जिनमें से 2 नेपाल में हैं। एक लुम्बिनी यानी कि बुद्ध की जन्मस्थली, और दूसरा यहाँ पोखरा। तो आइए इस शांति स्तूपा की तस्वीरें आप तक पहुँचाती हूँ। लेकिन यहाँ जो सुकून मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, वो वीडियोज़ में हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। उसे महसूस करने के लिए आपको खुद वक्त निकालना होगा और यहाँ पोखरा आना होगा। तो अपनी बकेट लिस्ट में इस जगह को आप डाल दीजिए। नेपाल की इकोनॉमी टूरिज्म पर काफ़ी डिपेंडेंट है, और जहाँ तक पर्यटन की पॉपुलैरिटी का सवाल है, तो उसकी वजह है यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक लैंडस्केप्स, जगह जगह झील, झरने, नदियाँ, पहाड़ और एडवेंचर स्पॉट्स। ट्रैकिंग एवरेस्ट के बेसिस में उनके पीक्स पर करने के लिए तो खैर आपको अनुभवी होना होता है, तभी आप कर पाते हैं। और जो ट्रैकिंग के पैशनेट लोग हैं, वो इसे अपने पॉपुलर डेस्टिनेशन में ज़रूर शामिल करते हैं। लेकिन एडवेंचर स्पॉट्स जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और मेरे ठीक पीछे ये बिल्कुल नीचे की ओर आप जिस नदी को बहते हुए देख रहे हैं, ये कालीकंठ की नदी है। लगभग 288 मीटर की ऊंचाई पर ये ठीक पीछे सस्पेंशन ब्रिज आप देख पा रहे हैं। इस सस्पेंशन ब्रिज से आप चाहें, इफ़ यू आर एडवेंचरस इनफ, तो आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो हम पोखरा से मुस्तांग की ओर जा रहे हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी शॉट लूँ, किस शॉट को छोड़ दूँ, कहाँ रुके, कहाँ चले। सफ़र में आगे और भी ऐसी तस्वीरों को आप तक पहुँचाऊँगी। नेपाल के इन सस्पेंशन ब्रिजेस का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। जो फेंट हार्टेड हैं, जिनको थोड़ा डर लगता है, वो यहाँ आने से निश्चित रूप से सोचेंगे। इतनी ऊंचाई पर है, और ये नीचे नदी देखिए पूरी की पूरी। तो
है मजबूत स्ट्रक्चर, लेकिन जिन्हें वर्टिगो है, जिन्हें हाइट से डर लगता है, वो लोग निश्चित रूप से इस ब्रिज पर चलने से परहेज़ करेंगे। देखिए पीछे नदी की धारा और ये वादियों का मजा लीजिए। माय नेम इज आर्यन अग्रवाल। आर्यन, वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से आए हैं आप? तो ये नेपाल में आप इसके पहले आपने विजिट किया है? हाँ, मेरी बुआ रहती है यहाँ पे काठमांडू में। अच्छा। हाँ, तो मैं आता जाता रहता हूँ, मेरा ये 5th टाइम है। तो ये जो इस तरह का सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, ये काफ़ी सारे हैं। हाँ। चल के मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो एक्चुअली यहाँ आया नहीं कभी। हाँ। मैं पोखरा फर्स्ट टाइम में आया हूँ। अच्छा। तो ये ब्रिज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अमेजिंग भाई। मैं तो सोचा नहीं था कि मास्टर पीस है आर्किटेक्चर का ये। हाँ। सही में डर बहुत लग रहा है? अमेजिंग। डर थोड़ा बहुत था, अब काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिज नज़र आ रहा है। हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं वही साइंस की समझ रहा था थोड़ा सा। आप साइंस के स्टूडेंट हैं? नहीं था, मतलब पीसीएम से था मैं, तो थोड़ा काइंड ऑफ मैं समझ रहा हूँ कि कैसे क्या हो सकता है फिजिक्स। हाँ। काफ़ी अच्छा इसमें आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। तो पोखरा देख करके आपको उत्तराखंड वगैरह की याद आ रही है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी, हाँ काइंड ऑफ ऐसा ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब पोखरा, क्योंकि बेसिकली ये हाई उसी तरह से बना हुआ ना। तो एज ए टूरिस्ट आपको क्या लगता है यहाँ क्या होना चाहिए और फैसिलिटीज़? बेसिकली अगर मैं एकदम टू बी ऑनेस्ट में बोलूँ तो यहाँ पे लोग का जो मेंटलिटी है ना कि टूरिस्ट आए तो उनको इतना स्कैम कर लें उनके साथ, कि मतलब ओवर प्राइस चार्ज करें उनको हर चीज़ को लेके, वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए ना, तो बहुत परफेक्ट रहेगा यहाँ ट्रैवल के लिए। ठीक है, बस। थैंक यू सो मच। Thank you so कैरी much. ऑन, हैव अ गुड ट्रिप। पोखरा के नज़ारों को आपने देखा और पोखरा से हमारा सफ़र आज शुरू हुआ है सुबह सुबह मुस्तांग के लिए, जो लगभग 185 किलोमीटर दूर है। मुस्तांग नेपाल का 5th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ख़ास करके अगर आप अपर मुस्तांग जाते हैं तो वहाँ से तमाम जो ट्रैकिंग के लवर्स हैं उनके लिए वो जन्नत का एहसास है। इस सफ़र में हमारे साथ कुछ पत्रकार भी हैं भारत से, इनके भी जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मेरे पीछे तीशा है, उनके पीछे अल्पियो, नयनिका है, रानू है जो नेपाल टूरिज्म बोर्ड से हैं। रानू से भी बातचीत करवाऊंगी, लेकिन इस वक्त आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं हम काजी साहब से, काजी थापा जो हमारे पायलट साहब है। देखिए जिस कॉन्फिडेंटली यहाँ नदी, नहर, झरने, पानी का नज़ारा दिखाते हुए या हमें ड्राइव करते हुए लेकर जा रहे हैं। काजी साहब, आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो? 12 साल से। 12 साल से? जी। और आप कहाँ के रहने वाले हो? पोखरा। पोखरा से ही हो आप? जी। क्या कौन सा ज्यादा खूबसूरत है पोखरा और मुस्तांग के बीच में? पोखरा ही है। पोखरा ही है? झूठ बोल रहे हो? नहीं, मुझे मुस्तांग पोखरा ही ज्यादा लगता खूबसूरत है? नहीं? मुस्तांग भी है, पर मुझे पोखरा ही लगता है। हाँ, पकड़े गए, झूठ बोल रहे थे, पकड़े नहीं, गए। लेकिन मुस्तांग में जो हम जहाँ जा रहे हैं वो तो लोअर मुस्तांग है। लोअर मुस्तांग। तो अपर मुस्तांग में कवर चार्जेस लगते हैं, लोगों को बता दें अगर आप वहाँ आ रहे हैं, कितने का चार्जेस लगता है और क्यों लगता है? $500 का चार्ज लगता है नॉन नेपाली को। हाँ। और ये इस वजह से उधर पुरातात्विक मोनेस्ट्री ज्यादा है। अच्छा। और ये पहले तो अलग किंगडम था, हाँ। जब नेपाल में किंग थे तब उधर भी किंग थे, तो उसी हिसाब से उधर बहुत 1400 साल 1500 साल पुराना मोनेस्ट्री है, बहुत सारे, उसी के लिए वो चार्जेस लगते हैं। तो ये पोखरा से मुस्तांग जाने के लिए यही रास्ता है जो हम ले रहे हैं? इस जी रोड से जाते हैं? यही रास्ता है। फ्लाइट्स भी जाती हैं क्या? जाती है पोखरा से कहाँ से? जोमसम तक। जोमसम तक जाती हैं। तो वो कितना वक्त लगता है फ्लाइट में? 17 मिनट पोखरा 17 से। मिनट। देखिए छोटे छोटे एयरक्राफ्ट से काठमांडू से पोखरा की जो फ्लाइट है वो 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है उसके लिए। और आमतौर पर ये सेक्टर्स काफ़ी टर्ब्यूलेंट सेक्टर्स भी होते हैं। अगर आप भूटान गए हुए हैं, पारो एयरपोर्ट में अगर आपने लैंडिंग की है, दुनिया के सबसे दुर्गम एयरपोर्ट्स में से है वो, या आप किसी भी हिली एरिया में जब आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट लाइट होते हैं,
सब खैरियत? ठीक है। क्या हो गया? डोर खुल गया था। ऐसा कैसे हो गया? डोर खुल गया? हमारे पायलट साहब नीचे गिर गए तो? नहीं गिरूंगा मैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो पहाड़ों में लोग आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, जी। क्या एडवाइस दोगे आप उनको गाड़ी चलाने के लिए? क्योंकि वैसे तो लोग हैं जो हम भी चलाते हैं, उत्तराखंड में चला रहे हैं, नेपाल में अगर इन एरियाज में गाड़ी चलानी हो तो क्या एडवाइस और टिप्स दोगे आप? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, अब गाड़ी इधर चलाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इधर एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अभी रेनिंग सीजन भी है और रास्ते छोटे भी होते हैं और बाढ़ आने का खतरा भी ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से रोड कैसा है थोड़ा जानकारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बारिश की इन्होंने बात की, पोखरा में तो रात भर जो नज़ारा देखने को मिला, मतलब कुत्ता बिल्ली बारिश, डॉग्स एंड कैट्स रेनिंग लिटरली, मूसलाधार बारिश और इतनी ठंडा लाइटनिंग। एक्चुअली एट वन पॉइंट आई थॉट दैट द स्काई वाज फॉलिंग, कहीं किसी को चोट वोट ना आ रही हो, लाइट्स पर इम्पैक्ट ना हो रहा हो, लेकिन वो आम है यहाँ। तो जो बारिश का सीज़न है देखिए वो मिड जून से शुरू हो जाता है, जिस वक्त हम लोग भी मौजूद हैं। अच्छे सीज़न कौन से हैं टूरिज्म के लिए? किस सीज़न में लोगों को आना चाहिए? ये सितंबर से दिसंबर तक। दिसंबर तक उस दौरान मौसम, लेकिन तब तक बहुत ठंड भी हो जाता होगा। ठंडी तो रहेगा पर बहुत सारे ऐसे सीन रहते हैं तो दिखाई देते हैं माउंटेन्स के हाँ। पोखरा से, तो अच्छा रहेगा वो सीजन। और लोगों को किस तरीके का ड्रेसिंग अप करना चाहिए जब वो आते हैं? जैसे अभी अगर हम जून में आए हैं, यहाँ बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपको छतरी, रेनकोट ये तो लाना ही होगा। और अगर आप माउंटेन्स के एरिया में जा रहे हैं तो थोड़ी लीचेस की भी दिक्कत हो सकती है, तो फुली कवर्ड क्लोथ्स आर सेफर। रोड जो आपके कोई परमिट्स वगैरह की कोई जरूरत होती है इन एरियाज में? मुस्तांग के लिए? हाँ? मुस्तांग के लिए तो परमिट का जरूरत होता है सारी गाड़ियों को? इंडियन गाड़ियों का लिए। अच्छा। नेपाली की गाड़ी के नहीं लगता। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कितने टैक्सेस लगते हैं गाड़ी का? हाँ? वो तो बॉर्डर से ही लेते हैं। अच्छा। तो वो कितना लेते इतना जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा। और कोई टिप्स देना चाहेंगे जो ट्रैवलर्स इस वक्त आ रहे हो, जो ऑफ सीजन में आ रहे हो या बारिश के मौसम में आ रहे हो? अभी मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा रास्ता का बारे में जान लीजिए पहले। हाँ। और रेनिंग कैसा हो रहा है हाँ। वो भी देखना चाहिए। हाँ। और पहाड़ी इलाका ज़्यादा है नेपाल में, तो इसीलिए लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। देखिए क्लाइमेट चेंज का असर तो खैर दुनिया भर में नज़र आ रहा है। खुद इंडिया में ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, और उस पर मैंने रिपोर्ट्स भी बनाई हैं जो आप देख सकते हैं, जो अर्बन फ्लडिंग की फिनोमेना है उसमें इतनी तेज़ी आई है, बारिश के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। पूर्वोत्तर में आज की तारीख में रेन्स की हमारी जो फ्रीक्वेंसी है रेनफॉल डेज की वो घटी है, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। फ्लडिंग ज़्यादा होते हैं सिटीज़ में जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम्स अपग्रेड नहीं हुए हैं, जहाँ जो नेचुरल वाटर फ्लो के थ्रू जो सीवेज सिस्टम्स होते हैं वो चॉक ब्लॉक हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत जो है यहाँ पर नज़ारे हैं, और यहाँ से लगातार ऐसे ही जो है विजुअल्स आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ मैं। इस रिपोर्ट में आप देख भी रहे हैं, तो हम और जगह आपको लेकर चलेंगे। और अच्छे जो है नेपाली गीत भी हमें सुनाए जा रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना रही हूँ। आप लोगों को दिलचस्पी हो पहाड़ के गानों में तो आप बताइएगा मुझे, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। राजी, आपका कोई फेवरेट नेपाली गाना? मेरा फेवरेट गाना है फोक सॉन्ग नेपाली। हाँ। ये अभी उनको स्वीटर बोलते हैं उसको, उस गाने का नाम है। गाना तो नहीं आता मुझे। गाना नहीं आता मुझे। नहीं आता? अच्छा, यहाँ इंडियन टूरिस्ट तो सबसे ज्यादा आते हैं क्या, या ज्यादा चाइनीज टूरिस्ट है? अभी इंडियन टूरिस्ट है ज्यादा आते हैं। और मुक्तिनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, उसके बाद से आपको लगता है टूरिस्ट और ज्यादा इंक्रीज? हाँ, ज्यादा इंक्रीज हो गए रिलीजियस पर्पसेस के लिए, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए और हिंदू धर्म जो फॉलो करते हैं उनके लिए यहाँ पे इतने सारे जो है रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जाहिर सी बात है टूरिज्म का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगी, खास करके हमारे इंडियन भाई बहनों से, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, ये जो दिक्कत है ना, देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड स्पेस। आप जब बाहर जाते हैं पब्लिक स्पेस में, फॉर हेवन सेक स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक इट्स योर ड्राइंग रूम। हर जगह जाकर चीखना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे
से बिहेव करना कि मानो आपके अलावा और कोई है ही नहीं वहाँ रोड्स पर, प्लीज, इट रियली ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द कंट्री. डोंट डू दैट. बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ट्रेजेडी की वजह से बाहर आता है सुकून के दो पल ढूंढने के लिए, किसी को छुट्टी चाहिए होती है ताकि वो मेंटली खुद को रिजुविनेट कर सके, वापस से आके काम कर सके, कोई एंग्जाइटी से डील कर रहा होता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड लिटिल सेंसिटिव जब आप बाहर जाते हैं, क्योंकि जो बाहर का स्पेस है वो तमाम लोगों का स्पेस है. वो आपका सिर्फ अपना प्राइवेट घर नहीं है. अपने घर में जितना चीखना चिल्लाना कूदना है कर लीजिए, घर के अंदर बंजी जंपिंग करनी है कर लीजिए, लेकिन बाहर थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए फेलो ट्रैवलर्स. तो अगला जो रिपोर्ट है अब वो मुस्तान से दिखाते हैं और फिर मुक्तिनाथ मंदिर की ओर लेकर चलेंगे. बने रहिए और इन नज़ारों का एंजॉय करें.